नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी +2 की जो पॉलिटिकल की बुक है उसका लेसन नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका लेक्चर नंबर ये 5th है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि जो अमेरिका के द्वारा जो इराक पर आक्रमण था वो किस तरीके से सुनियोजित तरीके से किया गया था, और उन्होंने जो आक्रमण करने का जो लक्ष्य या उसका उद्देश्य बताया था उसका ये था कि वो किस तरीके से जो इराक है वो हथियार बनाना और मानव जाति के लिए उसका उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी को ही उसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम है वो देकर उस पर आक्रमण है वो किया था, और किस तरीके से अमेरिकी सैनिक जो कार्रवाई करने के बाद इराक के जो समाज और समाज के जो अन्य लोग थे वो अमेरिका सेना के जो खिलाफ है वो गठित हो गए थे, और किस तरीके से जो अमेरिका का जो वर्चस्व था उसने शक्ति के मायने के रूप में हमने उसका अर्थ है वो एनालाइज है वो किया था। तो ये था तो हमारा कल का टॉपिक, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर जो पॉइंट के अंदर हम जो बात डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उसकी सैन्य शक्ति के रूप में उसको अपने आप को अन्य देशों के रूप में उसको कंपैरिजन करना है कि किस तरीके से आज के उद्देश्यपूर्ण तरीके से जो अमेरिका के द्वारा जो कार्यवाही अपनाई जाती है उसका जो रक्षा व्यय या उसका मिलिट्री के रूप में जितना भी उसका रिसर्च के माध्यम से उसका व्यय किया जाता है, तो हम किस तरीके से उसको एनालाइज करने के बाद आज के रूप में महाशक्ति के रूप में उसको मान सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी को जानने समझने के लिए उसका बैकग्राउंड को जानना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक अगर इसका कंपैरिजन हम इसका एनालाइज करें दूसरे देशों के साथ, इसके सैन्य रख रखाव के खर्चों के मामले में अगर इसका कंपैरिजन करें तो अमेरिका की तुलना में अगर अन्य जो इसके जो अन्य विकसित देशों की तुलना में अगर इसका कंपैरिजन किया जाता है इसके पैसों के मामले में, तो काफ़ी कुछ अंतर है वो हम इस पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एनालाइज है वो हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जो हेंगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है, यानी कि वर्चस्व का मतलब अगर यूनान यानी कि ग्रीस के अंदर, प्राचीन ग्रीस के अंदर, आज के वर्तमान समय में ग्रीस और की बात की जा रही है, यूनान है जो चलो यूनान पे याद है कि आजकल इसकी यूनान की जो दिशा है, किसी टाइम में भी यूनान की जो दूती बोलती थी। खेलों के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे मन में ग्रीस का नाम आता है। 1896 के अंदर सबसे पहले जो ओलंपिक गेम हुए थे वो इसी शहर के अंदर हुए थे। तो ये समय बड़ा, वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, ये समय के साथ अपने आप चीज़ों को चेंज है वो कर देता है। तो जैसे किसी समय के अंदर ये यूनान जो ग्रीस होता था इस पर कभी सिकंदर का भी राजा साम्राज्य रहा था। तो वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखी जाए, किसी प्राचीन समय में अगर जब इसकी स्थिति थी और वर्तमान समय में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो बड़ी निम्न स्थिति पे इसकी चली गई है। आज इसकी जीडीपी की दर अगर इसकी देखी जाए तो सबसे निम्न स्तर पे है। आज के चल नहीं है, अभी 3-4 साल से इसका थोड़ा सा जीडीपी दर थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन इतनी इसमें जो महंगाई की दर इतनी ज़्यादा अधिक हो गई थी ग्रीस के अंदर कि लोग पलायन करने लग गए थे। लोग दूसरे देशों में, कामगार की स्थिति इतनी भयानक हो गई थी तो लोग एक इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने लग रहे थे। यानी कि कभी किसी देश का, इस यूनान और ग्रीस का नाम होता था जहाँ एक रहना और स्वाभाविक रूप से इस पर कार्यप्रणाली को अपनाना बड़ा स्वाभाविक माना जाता था। आज के कंपैरिजन में, आज से 2-3 साल पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा चेंज है वो हो चुका था। तो ठीक यही वर्चस्व की जो नीति थी इसी यूनान के अंदर हेगेमनी का जो शब्द ये लिया गया, इसका मतलब होता है नेतृत्व करना या प्रभुत्व जमाए रखना, और हमारे अगर शब्दों में कहा जाए तो इसको दादागिरी का जो भाव है वो कह सकते हैं। एक ऐसा देश या राज्य या सिटी या विश्व राजनीति के अंदर कार्यप्रणाली जिसके अंदर अन्य दूसरे देशों को डायरेक्शन है वो दी जाती है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। यानी कि जो एथेंस यूनान के अंदर जो शहर होता था वो सबसे प्राचीन और प्रबल माना गया था और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी मानी गई थी।
तो उसको अपने आप को उसके रिप्रेजेंट करने के, उसकी प्रबलता को, उसके लीडरशिप को, उसके प्रभुत्व को, उसकी दादागिरी को या उसके वर्चस्व को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको इंगित है वो किया जाता था। उस किस देश को? यूनान के एथेंस शहर को। इसी प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तोल से है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्रबलता का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। किसी समय के अंदर जो यूनान का एथेंस जो शहर होता था, सिटी होती थी, उसकी जो सैन्य क्षमता होती थी, बनावट होती थी, उसकी जो कार्यशैलियों को अपनाई जाती थी, खास करके फिजिकल इनका स्ट्रक्चर होता था आपके, खास करके जब हम पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो रूसो के जब थॉट पढ़ते हैं तो ये सैनिक शक्ति के मामले में भी ऐसी इसकी बनावट बनाई गई थी। सैन्य शक्ति प्रशिक्षण को इस तरीके से एथेंस शहर के लोगों को दिया जाता था, वो सबसे ज़रूरी भी होता था और उसकी बड़ी ख़ास बात होती थी। इस तरीके से उसको ट्रेंड किया जाता था, उसकी शैली को, वो विश्व के अंदर उसकी प्रसिद्ध होती थी। तो ठीक इसी तरीके से उसके शब्द को यहाँ इंडिकेट किया गया अमेरिका की सैन्य शक्ति के मामले में और उसकी बनावट के मामले में, उसकी क्षमता के मामले में। और हेगेमनी शब्द से हम उसको कह सकते हैं कि उसकी प्रबलता, उसकी प्रभुत्व, उसकी औचित्यपूर्ण, उसकी हैसियत, सामाजिक सोसाइटी, उसकी विश्व राजनीति के अंदर उसकी वर्चस्व, उसको रिप्रेजेंट करना अपने आप को, उसकी हैसियत क्या है। क्या आपको आशिया की याद है जिसकी एक टांग अमेरिका हमले में जाती रही थी? वो आपको एग्जाम्पल वो दिया गया था। जैसे यही वह सैन्य वर्चस्व था जिसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु है वो बना दिया गया था। यानी कि जब अमेरिका के द्वारा इराक के ऊपर जब आक्रमण किया था उसके सैनिकों के द्वारा किस तरीके से वो धराशायी है वो हो गए थे। और अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। जिस तरीके से अमेरिका आज अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में प्रेजेंट करा तो उसकी सैन्य शक्ति के मामले की वजह से उसको ये जाना जा सकता है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी शर्त में है कि आज अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। यानी कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी जो मारक शक्ति बनाई गई है, उसकी मिसाइलों की मारक शक्ति इस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाई गई है कि विश्व के किसी भी देश के किसी भी हिस्से के अंदर वो अपनी मारक क्षमता के माध्यम से वो दुनिया को हिला सकता है। तो ये उसकी सैन्य शक्ति का ही जो पैरामीटर है वो इसके वजह से इसको मान सकते हैं। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। हमें अपनी सेना को युद्ध भूमि में अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रख के वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु है वो बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही वो युद्ध क्षेत्र के अंदर जितने अपने आप को दूर रखकर सुरक्षित तरीके से जो दुश्मन देश या आक्रमण करने वाले देश पर उसको ध्वस्त है वो कर सकता है। जैसा विश्व युद्ध के अंदर 1945 के अंदर जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब उसके न्यूक्लियर अटैक किया गया था, तो न्यूक्लियर अटैक करने का मतलब ही यही था उसका। जापान को जब उसको लग रहा था कि जापान एक समय के अंदर उस पर हावी हो रहा है, तो उसने न्यूक्लियर अटैक के माध्यम से ही इस विश्व युद्ध का अंत वो किया था। तो उसकी टेक्नोलॉजी का ही माध्यम हम मान सकते हैं, इसकी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी या रासायनिक क्षमता की वजह से उसको मान सकते हैं। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह है। इसमें से भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पास के बराबर भी नहीं है। यानी कि जितना वो आज के तुलना में उसका कंपैरिजन अगर करके देखते हैं, उसकी सैन्य शक्ति के मामले में, उसके रिसर्च के बारे में, उसके व्यय के मामले में, दूसरा अन्य जो देश है उसकी तुलना में कहीं भी बराबर है वो नहीं ठहर सकता। यानी कि इतना अरबों खरबों जो रुपये है वो अपनी रिसर्च सैन्य क्षमता के मामले में उस पर जो खर्च करता है, अन्य कोई भी देश उसके सामने जो खर्च है वो नहीं कर सकता। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेला अमेरिका वो खर्च करता है। अगर अमेरिका से विकसित देशों की तुलना में अगर कंपैरिजन किया जाता है, 12 अन्य देशों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो थोड़ा सा। ये आप देख सकते हो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो लेफ्ट साइड में दिया गया जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो 602.8 लगभग जो अरब डॉलर है वो इसका खर्च है वो कर रहा है।
और इसी के कंपैरिजन में जब हम दूसरे देशों की तुलना में अब कर सकते हैं, चीन के बारे में देख सकते हो। रूस यहाँ दूसरे नंबर पर दिया गया, चीन दिया गया, तीसरे पर रूस दिया गया है, 7.6 दिया गया है। इसका जो ग्रेट ब्रिटेन का 52.5 दिया गया, भारत का 50.7 दिया गया। ये सारे देश को मिलाकर आप देख सकते हैं, तो इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि यूएस डॉलर का कितना है, जो बाकी जो 15 देश हैं जो एग्जांपल दिए वो कितना है। संयुक्त राज्य अमेरिका कितना, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 6.2 अगर पॉइंट दिया गया है। और बाकी अगर देशों की अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो जी 15 देश के बारे में दिया गया है, और इसका जो यहाँ तक आता है लगभग 6.2 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। यानी कि 12-15 देश मिलने के बाद इतना जो रक्षा बजट जो खर्च करते हैं, उसी के कंपैरिजन में जो अमेरिका एक अकेला देश ऐसा है जो अपने आप का जो व्यय खर्च है वो अकेला वो कर सकता है। तो इसी की वजह से इसकी सैन्य क्षमता के मामले में मान सकते हैं कि जितना बाकी जो देश खर्च करने के लिए जितना पैसा वो खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो अपना व्यय वो खर्च है वो कर लेता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुदान विकास के मदद में तथा प्रौद्योगिकी पर खर्चा वो करता है। इसका जो पेंटागन से एक शब्द आया था, पेंटागन पहले भी लास्ट वीडियो के अंदर एक पेंटागन जो पॉइंट आया था, तो कमेंट करके बताइए पेंटागन पे क्या हुआ था। आपको कमेंट करके बताना कि पेंटागन किस वजह से आया था और उस पर कुछ क्या हलचल हुई थी, तो आपको कमेंट करके बताना है। यानी कि पेंटागन उसका जो अगर जितना उसका बजट व्यय किया जाता है जो रक्षा अनुसंधान के लिए, जो डेवलपमेंट करने के लिए जितनी प्रौद्योगिकी के मामले में खर्च करता है, यानी कि उसका एक अतिरिक्त जो व्यय है वो काफ़ी अधिक मात्रा में खर्च है वो किया जाता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़त भी है। यानी कि ये नहीं कि वो उस पर खर्च भी कर रहा है, उसकी क्वालिटी भी उसमें मेंटेन कर रहा है, अच्छे से अच्छी उसकी रिसर्च करने के बाद उसका रिजल्ट है वो लेके आ रहा है। आज आपने देखा होगा कि विश्व का अगर देखा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक देशों के अंदर ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके अंदर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है हथियारों के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में, उसकी जो एक्सपोर्ट ना होती हो। भारतीय सबसे बड़ा खरीदार माना गया है अमेरिका के हथियारों के ऊपर, तो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी एडवांस है वो मानी जा सकती है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के आगे के मामले में उसकी एक बराबरी का कर पाना संभव नहीं है। यानी कि जिस तरीके से, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से वो आज इतना एडवांस कार्य कर रहा है, उसकी वजह से कोई ऐसा देश नहीं है जो उसकी टेक्नोलॉजी के मामले में उसके मामले एडवांस कार्य वो कर सकता हो। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमला से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई थी। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार चाइना के आगे झुक पाने में सफल नहीं हुआ है। यानी कि जब उसने अमेरिका इराक के ऊपर जब आक्रमण किया था कि उसको लग रहा था कि कहीं कहीं इराक सैन्य आक्रमण करने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद, न्यूक्लियर परमाणु डेवलपमेंट करने के बाद मानव जाति के लिए खतरा वो हो सकते हैं, और उसके द्वारा जो कार्रवाई अपनाई गई थी वो कहीं ना कहीं उसके जो लोग थे, इराक के लोगों ने इस बात को कभी भी माना नहीं था कि अमेरिका के द्वारा जो की गई कार्रवाई है ये बिल्कुल सही है। और इसी जो उनकी जो विश्वास है, उनके इराक के लोगों का विश्वास कभी भी अमेरिकी सेना नहीं जीत पाई थी। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यानी कि उसके बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं, यानी कि जिस तरीके से उसने हमला किया गया था, जिस वजह से, जिस साम्राज्यवादी नीतियों के मामले से, यानी कि उसका लक्ष्य तो कुछ और था। कहीं ना कहीं वो उसकी तो तेल की राजनीति थी, या अपने संसाधनों का, या उसके खाड़ी देशों के ऊपर जो साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसने जो ये आक्रमण निर्धारित करने की वजह से ही उसका जो लोगों के बीच में उसकी जो विश्वास था वो अमेरिका ने खो दिया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने, दंड देने तथा कानून बहाल व्यवस्था रखने के लिए किया है। तो जैसा कि हम बैकग्राउंड में जब देखते हैं कि कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए दूसरे देश या प्रदेश के ऊपर जब भी आक्रमण किया, तो उसके 4 मेनली जो लक्ष्य पॉइंट है वो माने गए हैं। या तो उस प्रदेश को जीतना, यानी कि अपने प्रदेश के अंदर मिला लेना, कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी शक्ति अपनाना। अवरोध करना, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जो दंडात्मक नीति को, उसकी जो कार्यशैली को, पॉलिटिकल राजनीति को कहीं ना कहीं रोक देना, अपना इंटरफेयर है वो करना। दंड देना मतलब तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी न किसी वजह से अगर उसके बीच में कुछ कार्यशैली ऐसी अपनाई गई है उस जिस पे आक्रमण करने वाले देश के ऊपर, या उसके नागरिकों के द्वारा, या पॉलिटिकल पावर की वजह से, वो कहीं ना कहीं उसको दंड दे सकता। या फिर चौथा पॉइंट यह था कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यानी कि अगर
कहीं ना कहीं जो उसका जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक या उसके जो कानून जो नियम है वो किसी संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा उन पालन नहीं किया जा रहा, तो उसको बनाए रखने के लिए 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसको प्रोत्साहित है वो करती है। इराक के उदाहरण से स्पष्ट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने का भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिका सैन्य क्षमता की कमजोर सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है कि वह कि अपने अधिकृत भूभाग में व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। तो इस पॉइंट के माध्यम से अगर हम देखते हैं जिस तरीके से अमेरिका ने इराक के ऊपर जब उस पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद सीधी सी बात है वो शक्तिशाली था, उसकी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की वजह से ही वो उस पर विजय वो प्राप्त कर पाया। उसकी क्षमता के माध्यम से हम मान सकते हैं कि उसकी जो क्षमता थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में विराट थी, यानी कि उसकी जो टेक्नोलॉजी हो चाहे अन्य किसी भी तरीके से उसकी जो प्रौद्योगिकी वो मान सकते हैं। दूसरा था कि वो किसी भी कार्यप्रणाली को, नीति को, या जैसे वो अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि जो इराक है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो परमाणु न्यूक्लियर एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इसकी वजह से वो अपने आप को सैन्य क्षमता की वजह से वो उसको अप्रूव कर सकता था, उसको एकदम से उसने इराक के अंदर उसने इंटरफेयर है वो किया था। और इराक के उधर उसने जो उसके जो नेता थे सद्दाम हुसैन, उसको उन्होंने गिरफ्तार करके उसको दंड देने की जो नीति थी अपनाई, यानी कि उसको फांसी दे दी गई थी बाद में। और उसके कहते हैं कि इराक के जो नेता को पानी में समुद्र में कहीं ना कहीं उसको मारने के बाद उसको डुबो दिया गया था। तो ये भी उसकी जो दंड देने की नीति थी और रोकने की जो प्रक्रिया थी उसकी क्षमता को मान सकते हैं। लेकिन ये जरूरी व्यवस्था थी जब उसने इराक पे आक्रमण करने के बाद जो उसने भूभाग जितने भी प्रदेश के ऊपर अपनी कानून व्यवस्था बनाई वो बहाल नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों की सपोर्ट नहीं थी। इस बात को कहीं ना कहीं जो इराक की जनता थी वो कहीं ना कहीं इराक के सामने झुकी हुई नहीं थी, वो उसके सहमत नहीं थी, पक्ष में नहीं थी। तो ये सारी गतिविधियों की वजह से हम ये मान सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमता की वजह से दूसरे देशों की तुलना में जो इराक पे आक्रमण किया, किस तरीके से उसने अधिकार किया और किस तरीके से वो व्यय बजट के रूप में अमेरिका दूसरे देशों की तुलना में कितने अधिक मात्रा में जो व्यय वो करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आई होप, मैं समझता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि वो मेरे वीडियो के माध्यम से अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि उसका जो भी आपको वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फिर भी आपको कोई पूछना हो, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।